బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్కు మధ్య సంబంధాలు చెడిపోయాయా? ఎన్నికల ప్రచార సమయం నుంచే ఈ వివాదానికి నాంది పడింది. ఫలితాల తర్వాత బహిరంగ వ్యాఖ్యలతో వివాదం రోజురోజుకు ముదురుతూ వస్తున్నది. ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా ఇక తమకు ఆర్ఎస్ఎస్తో అవసరం ఉండదని అర్థం వచ్చేలా మాట్లాడారు. जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है. भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम उसको लेकर के चले हुए हैं. దీంతో ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీల మధ్య అంతరం మొదలైంది. ఏటా ఎన్నికల సమయంలో పోల్ మేనేజ్మెంట్లో చురుకుగా పాల్గొనే సంఘ్ కార్యకర్తలు ఈసారి పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదన్న వార్తలు ఉన్నాయి. సర్సంఘ్ చాలక్ మోహన్ భాగవత్ నుంచి ఎలాంటి ఆదేశాలు రాలేదని, అందుకే ప్రచారంలో అంటీ ముట్టనట్టుగా వ్యవహరించారని సమాచారం. ఫలితాల అనంతరం బీజేపీ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించినప్పటికీ మెజార్టీ మార్కైన 272కు రీచ్ కాకపోవడం, 241కే పరిమితం కావడంతో సంఘ్ పరివారం సన్నాయి నొక్కులు మొదలుపెట్టింది. ముందుగా సర్సంఘ్ చాలక్ మోహన్ భాగవత్ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపుతున్నాయి. और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है. स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए. परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना. चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे. हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है. समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सहचित्तमेषाम. इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है. वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है. सब जगह उन्होंने कहा है समानो मंत्र समिति समानी समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है. लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता है. वास्तव में संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो. किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं. एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने. इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं. उसके लिए स्पर्धा चलती है. ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं. जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया. टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य. क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते. विद्या विवादाय ये खलस्य ऐसा कहा है. विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय. विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता है. लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया. ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना. दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं.
वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई एनडीए की। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, సమస్యओं से राहत लेनी है। దీనికి తోడు సంఘ నాయకులు ఒకరొకరుగా బీజేపీపై పరోక్షంగా విమర్శలు చేస్తూ వస్తున్నారు। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं। राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय में और कहूंगा, राम और सीता का प्रत्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूँ। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे, जिसमें कोई कर्जदार न रहे, कोई रोगग्रस्त न रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे। जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता है जब माँ भी घूमने के लिए जाती थी। అన్నిటికీ మించి రామమందిర నిర్మాణం జరిగిన అయోధ్యలోనే ఓడిపోవడంతో మోడీ పరివారాన్ని విమర్శించడానికి వారికి పదునైన ఆయుధం లభించినట్టయింది. అయోధ్యలోనే కాకుండా రాముడు వనవాసం చేసిన నాసిక్లో, సముద్రంపై వంతెన నిర్మించిన రామేశ్వరంలో కూడా బీజేపీ ఓడిపోయిందని ఎద్దేవా చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మోహన్ భాగవత్ను ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కలవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. 2 సంస్థల మధ్య అంతరాలను తొలగించుకోవడం కోసమే ఈ భేటీ జరిగినట్టుగా భావిస్తున్నారు.